हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी जो सेकंड यूनिट है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट जो है वो ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। एंड फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट नोट्स जो हैं वो भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट का आज हम लोग सबसे पहला वाला जो टॉपिक दिया गया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल, ये वाला टॉपिक जो है वो डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सेकेंड यूनिट जो है इसके अंदर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टॉपिक्स है। ठीक है, इसमें से फर्स्ट वाला टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स है: डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, चार्जिंग पॉलिसी एंड लेबलिंग, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स एंड डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग्स। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग को सिंपली सबसे पहले ये जानना है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप क्या क्या होते हैं। तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला था डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट, देन डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स, देन डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। ठीक है, एंड उसके बाद में चार्जिंग पॉलिसी क्या रहती है, लेबलिंग क्या रहता है। बस इतना ही जो है हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही पॉइंट के अंदर यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। डिटेल के अंदर नोट्स जो है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी जाएगी, तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको ध्यान से सुननी है सारी चीज़ें, एंड उसके बाद में नोट्स आप डाउनलोड करेंगे और उनका प्रिंट निकालेंगे तो आराम से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। एंड एग्जाम के लिए आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो दवाई है उसे पेशेंट तक पहुंचाना जो है वो सिंपली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल है कोई, ठीक है, उसके अंदर जो ड्रग्स हैं उन्हें फार्मेसी से लेकर के पेशेंट तक पहुंचाना, या एक तो आते हैं आउटडोर पेशेंट, मतलब जो बाहर से लोग आए हैं अपने, उन्होंने डॉक्टर को दिखा दिया, उसके बाद में उन्हें दवाई दी गई, तो प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया फार्मासिस्ट को, उन्होंने उन्हें दवाई दे दी। ठीक है, दूसरा आता है इंडोर पेशेंट्स, मतलब ऐसे पेशेंट जो कि एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए भी डॉक्टर्स जो है वो दवाई लिखते हैं, उसके बाद में फार्मासिस्ट वो दवाई देते हैं, उसके बाद में नर्सेज जो है वो दवाई पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो सिंपली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इट इज़ द सप्लाई ऑफ ड्रग्स इन द हॉस्पिटल्स एंड अदर क्लिनिक्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। तो मतलब ड्रग्स जो है उन्हें सप्लाई करना, पेशेंट तक पहुंचाना, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सिंपली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो मतलब हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, एंड अगर दूसरे क्लिनिक्स जो है वहाँ पर भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग्स जो हैं, दवाइयाँ जो है उनका सप्लाई होता है, तो उसे भी हम लोग सिंपली ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, सिंपली ड्रग को स्टोरेज एरिया से पेशेंट तक पहुंचाना जो है, ठीक है, उसी को हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे। तो सिंपली आप समझ गए होंगे, पहले से भी आपको पता ही होगा कि यहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब जो दवाई है पेशेंट तक पहुंचाई जा रही है, या फिर दवाई जो है वो पेशेंट को दी जा रही है, तो उसके अलग अलग तरीके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स। ठीक है, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड है उन तक दवाइयाँ जो है वो किस तरीके से पहुंचती है। दूसरा आता है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू आउटडोर पेशेंट्स या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट्स। तो आउटडोर पेशेंट्स जो है मतलब जो ओपीडी होता है ना, ओपीडी डिपार्टमेंट जिस तरीके से होता है, जैसे कोई पेशेंट आया, उन्होंने अपनी दिक्कत बताई, ठीक है, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनको, तो फिर उन्होंने डॉक्टर के पास उन्हें भेजा, फिर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है, फिर वो फार्मासिस्ट को उन्होंने दी, फार्मासिस्ट ने उन्हें दवाइयाँ दे दी, वो अपने घर चले गए। ठीक है, तो जब पेशेंट एडमिटेड नहीं होता है, वो दवाई लेकर के वापस अपने घर चले जाते हैं, तो वो आउटडोर पेशेंट्स या फिर एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, तो उनको दवाइयाँ किस तरीके से दी जाती है। एंड देन आता है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जिनका मिसयूज़ एब्यूज़ हो सकता है, ठीक है, या फिर जिनसे क्या होता है पेशेंट जो है वो एडिक्टेड हो सकते हैं, तो उन दवाइयों की डिस्पेंसिंग जो है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हमारे पास में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। तो इन्हें हम 1 बाय 1 करके यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जैसे डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स वाला टॉपिक, इसमें से डायरेक्टली 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी वाले टॉपिक में से आ सकता है। ठीक है, बाकी कंप्लीट अगर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का टॉपिक 10 मार्क्स के अंदर आता है तो बहुत ही ब्रीफ के अंदर आपको तीनों के बारे में लिखना है, एंड अगर एक सिर्फ यही वाला आ जाएगा तो इसको आपको डिटेल के अंदर बताना है। बाकी ये एंड ये जो है ये 5 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, बट मोस्टली ये वाला जो है वो 10 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू इन पेशेंट्स तक दवाइयाँ किस तरीके से पहुँचाई जाती है वो वाली चीज़ हम लोग यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन पेशेंट जो हैं ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड होते हैं, ठीक है। तो जो लोग हॉस्पिटल के अंदर ही रहते हैं एंड जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, जब तक डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर देते, वहाँ से नहीं जाते, तो उन्हें हम सिंपली इन पेशेंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो अब जो हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है, इनका मेन फंक्शन ये रहता है कि उन्हें इन पेशेंट्स जो हैं, जो भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उन तक दवाइयाँ जो हैं वो पहुँचानी है, ठीक है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इन पेशेंट्स के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो उनका ऑब्जेक्टिव पहला ये रहता है कि जो भी पेशेंट वहाँ पर एडमिटेड है उनको टाइम से टाइम दवाइयाँ पहुँचाना, कि जब उन्हें डोज एडमिनिस्टर करना है तो टाइम से पहले जो है दवाइयाँ उनके पास में पहुँच जाए, ठीक है। एंड उसके बाद में सभी के पास में टाइम टू टाइम दवाइयाँ जा रही है नहीं जा रही, इसको इंस्पेक्ट करना एंड कंट्रोल करना, ये जो है इन पेशेंट के अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। अब हमारे पास में जो इन पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के 4 सिस्टम हमारे पास में होता है। पहला आता है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, दूसरा आता है कंप्लीट फ्लोर या फिर वार्ड स्टॉक सिस्टम, तीसरा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, एंड फोर्थ आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, ठीक है। अभी ने हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके जो है डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है कि जो हर एक पेशेंट है ना, उसके लिए अलग से दवाइयाँ लिखी जाती हैं एंड वो अलग से ही पेशेंट के पास अलग अलग पहुंचती हैं। तो इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, जैसे पेशेंट को डॉक्टर ने देख लिया, उसके बाद में पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है ना, उन्हें दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख करके डॉक्टर जो है वो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर हैं वो खुद जा कर के दवाइयाँ खरीदते हैं, ठीक है, एंड फिर पेशेंट के पास में पहुँचाते हैं। इसे जो है हम सिंपली इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दवाइयाँ जो है उन्हें लेबल करना प्रॉपरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेशेंट की फैमिली जो है वो दवाई ला करके और फिर वहाँ पर दे रही है, तो लेबलिंग होनी ज़रूरी है कि किस तरीके से उस दवाई को एडमिनिस्टर करना है। तो इस तरीके से जैसे पेशेंट या फिर उसके फैमिली मेम्बर खुद जाकर के दवाई ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। सबके लिए जो अलग अलग तरीके से दवाइयाँ जो है वो हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग दवाइयाँ जो है वो जाती है, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की? सबसे पहला तो ये होता है कि मैन पावर रिक्वायरमेंट जो हॉस्पिटल के अंदर वो कम हो जाती है, क्योंकि पेशेंट या फिर उनके फैमिली मेम्बर खुद दवाई जा कर के लेकर के आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के लोगों का काम जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो फार्मासिस्ट के द्वारा डायरेक्टली रिव्यू होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट या फिर उनके फैमिली मेम्बर जो फार्मासिस्ट को जाकर के प्रिस्क्रिप्शन देंगे एंड फार्मासिस्ट जो उसे अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, तो गलती होने के चांसेस जो है वो थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए एंड पेशेंट हो गए, वो आराम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाएगा, फिर पेशेंट जो है फार्मासिस्ट के पास जाएगा, तो इनके बीच का इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से हो पाता है, ठीक है। देन अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस सिस्टम के, कि क्या है कि दवाई मिलने में जो है वो डिले हो सकता है। क्या हुआ कि पेशेंट जो है वो थोड़ा इधर उधर चले गए या फिर उनके फैमिली मेम्बर कुछ इधर उधर थोड़ी बहुत देर के लिए भी चले गए, तो क्या हो गया, दवाई जो है वो पेशेंट तक पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लग सकता है। देन पेशेंट जो है वो खुद जा करके बार बार हर एक डोज जो है दवाई का वो खरीद रहे हैं, तो इस वजह से उनके लिए ये चीज़ जो है वो कॉस्टली हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अब दूसरा आता है कंप्लीट फ्लोर और वार्ड स्टॉक सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास में हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग फ्लोर है, जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गई, सेकंड फ्लोर हो गई, थर्ड फ्लोर हो गई, ऐसे अलग अलग फ्लोर है, ठीक है। तो इस फ्लोर के जितने भी पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड है ना, उनकी सारी की सारी दवाइयाँ जो है वो इसी के अंदर एक एरिया बनाया गया है, वहाँ पर स्टोर करी गई है। इसे हम सिंपली कहेंगे कंप्लीट फ्लोर या फिर वार्ड स्टॉक सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिजिशियन हो गए, ठीक है, उन्होंने एक चार्ट ऑर्डर दे दिया कि इस पेशेंट को इस टाइम पर ये वाली दवाई जो है वो देनी है, ठीक है। तो हर एक फ्लोर पे एक नर्सिंग स्टेशन बना होता है, जहाँ पर वो सारी की सारी दवाइयों को रखती हैं एंड जिस हिसाब से फिजिशियन बताते हैं उस हिसाब से वो दवाइयाँ पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देती है, पेशेंट को इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। अब कॉमनली यूज ड्रग्स जो है, जिन्हें जनरली बहुत यूज़ करा जाता है, वही यहाँ पर स्टॉक के अंदर प्रेजेंट होती है। बाकी कुछ रेयरली यूज़ होने वाली ड्रग या फिर जो ज़्यादा कॉस्टली ड्रग होती है, वो जब प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसके बाद ही वो वहाँ पर लाई जाती हैं, ठीक है। सिर्फ कॉमनली यूज ड्रग्स जो है उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। अब ये वाला सिस्टम जो है मेनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास में 2 तरह की ड्रग्स होती हैं। एक तो आती है चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, एक आती है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स।
तो अब चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स ये कौन सी ड्रग हो गई जो हमने यहाँ पर देखी थी ना कि दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। तो जो दवाइयाँ यहाँ पर वार्ड के अंदर स्टॉक के अंदर नहीं रखी जाती है, ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तभी जा करके लाई जाती है, वो वाली ड्रग्स जो है वो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स कहलाती है, ठीक है। ये ड्रग्स जो है वो जनरली कॉस्टली होती है, इन्हें रेयरली यूज़ करा जाता है। तो जब प्रिस्क्रिप्शन इन दवाइयों का दिया जाता है तो एक जो कॉमन फार्मेसी होती है हॉस्पिटल की, वहाँ से जा करके इस दवाई को लाया जाता है, उसके बाद में पेशेंट को एडमिनिस्टर करा जाता है, ठीक है। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स ये ऐसी ड्रग्स होती है जो कि वहीं पर हर एक फ्लोर जो है वहाँ पर जो नर्सिंग स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर ये दवाइयाँ प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। डायरेक्टली इनका जो चार्ज है वो पेशेंट से नहीं लिया जाता, एंड जो पर डे चार्ज होता है ना कि पर डे चार्ज जैसे पेशेंट से लिया जाता है उसके अंदर इन दवाइयों को इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। तो चार्ज वाली ड्रग्स जो होती है इनका क्या होता है, इनका साथ के साथ ही जैसे प्रिस्क्रिप्शन दिया है, दवाई ली तो वहीं के वहीं इसका पेमेंट करना होता है। इसका जो पेमेंट होता है वो पर डे बेसिस पे जो चार्ज करा जा रहा है पेशेंट से उसके अंदर इसे ऐड करा जाता है, ठीक है। अब इस वाले सिस्टम के हमारे पास में एडवांटेजेस क्या होंगे। पहला एडवांटेज ये होता है कि दवाइयाँ जो है वो रेडिली अवेलेबल रहती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि उसी फ्लोर पर जो है वो दवाइयाँ रखी हुई हैं, ठीक है। नर्स के पास ही वो दवाइयाँ, तो जब टाइम होगा तो वो टाइम होते ही दवाइयाँ जो है वो दे देंगी, तो दवाइयाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टाइम से अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग्स, तो रिटर्न जो है मतलब दवाइयाँ वापस हो रही है उसके भी कम से कम चांसेस इसके अंदर रहते हैं। एंड रिडक्शन इन फार्मेसी पर्सनल, फार्मेसी से रिलेटेड जो लोग होते हैं ना उनकी ज़रूरत यहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि नर्स जो है वो ज़्यादातर काम जो है वो यहाँ पर संभाल रही है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अब क्या होता है कि फार्मासिस्ट के द्वारा हर एक प्रिस्क्रिप्शन या फिर जो दवाई पेशेंट को दी जा रही है वो रिव्यू नहीं हो रही, तो इस वजह से मेडिकेशन एरर्स बढ़ने के चांसेस जो है वो यहाँ पर रहते हैं। दूसरा, जो नर्सेज होती हैं जो नर्सिंग स्टेशन पे रह रही हैं उनका जो काम है उनका वर्कलोड जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। अब अगर नर्सिंग स्टेशन पे स्टोरेज फैसिलिटी सही से नहीं हुई तो ड्रग का डेटरेशन जो है मतलब ड्रग के ख़राब होने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाते हैं। अब थर्ड सिस्टम हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, मतलब जो दो हमने अभी पहले पढ़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये रहता है, ठीक है। अब इस वाले सिस्टम के अंदर मेनली जो है इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर वाला जो मेथड है वो यूज़ करा जाता है, मतलब हर एक पेशेंट को उनका प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है, वो जा कर के दवाई ले आते हैं एंड फिर उन्हें दवाई जो है वो एडमिनिस्टर कर दी जाती है, ठीक है। एंड कुछ जो कॉमनली यूज ड्रग्स होती है ना उनका स्टॉक जो है वो हर एक फ्लोर पे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो मेनली इस सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर वाला मेथड जो है फॉलो होता है, एंड कुछ जो बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग्स होती है वो वहीं पर स्टॉक के अंदर जो है वो रखी जाती हैं, ठीक है। ये वाला सिस्टम जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिस्टम के ऊपर जो बेस्ड होते हैं, तो उन हॉस्पिटल्स के अंदर ये वाला मेथड जो है वो मेनली यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि कहीं ना कहीं टाइम जो है वो सेव हो जाता है, पेशेंट का टाइम सेव हो जाता है, एंड साथ साथ जो फार्मासिस्ट है उनका भी कहीं ना कहीं टाइम जो है वो सेव होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एक ही सिस्टम के अंदर सारी की सारी ड्रग जो है वो सप्लाई कर दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में दोनों मेथड जब कंबाइन हो जाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि पेशेंट को दवाई जो है वो सही से तरीके से दी जा सकती है, काउंसलिंग उनकी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। अब इस मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि मतलब दवाई जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू भी लाई जा रही है, एंड दूसरी तरफ वो फ्लोर के ऊपर भी उसका स्टॉक जो है वो मेंटेन करा जा रहा है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है एंड एक्स्ट्रा कैबिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एंड स्टोरेज के लिए भी ज़्यादा स्पेस की जो है यहाँ पर ज़रूरत हमारे पास पड़ती है, ठीक है। अब फोर्थ वाला सिस्टम हमारे पास आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग दवाई लेते हैं, ठीक है, तो हमें एक बार में जैसे एक ही टैबलेट लेनी होती है, ठीक है। तो जैसे हम लोग को 3 दवाइयाँ लेनी है, एक टैबलेट लेनी है, एक कैप्सूल लेनी है एंड एक लिक्विड लेनी है, 10 ml दवाई जो है वो एक बार में लेनी है, ठीक है। तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास में एक टैबलेट, एक कैप्सूल एंड 10 ml की सिरप जो है वो एक जगह रख दी जाएगी, ठीक है। अब ये कितनी बार लेनी है, इसके 10 पैकेट्स जो हैं वो बना दिए जाएंगे, 10 अलग अलग जगह पे इनको रख दिया जाएगा। तो ये जो है ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम होता है, मतलब एक बार में जितना डोज लेना है ना उसे एक जगह पे रख दिया जाता है, एंड फिर 10 डोज हमें उसके लेने हैं तो वो 10 जगह पर अलग अलग करके हमें इस तरीके से दे दी जाती है, जिससे नर्सिस का काम जो है वो कम हो जाता है। नर्स का क्या काम रहता है कि इतना डोज हमें देना है, वो डायरेक्टली पेशेंट को वो डोज जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यूनिट डोज मतलब एक बार में जितना डोज देना है उसी को ऑर्डर करा जाता है, उसे ही पैक करा जाता है, उसे ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर करा जाता है, उसी के चार्जेस जो हैं वो लिए जाते हैं पेशेंट से।
अब ये वाला सिस्टम जो है ये भी हमारे पास दो तरह का होता है। एक तो आता है सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, दूसरा आता है डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, ये दो तरह का होता है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि कंप्लीट जो हमारा हॉस्पिटल है ना उसके अंदर एक ही जगह पर सारे के सारे डोज जो है वो रखे जा रहे हैं। ठीक है, एक ही सेंटर है जहाँ पर कंप्लीट हॉस्पिटल के अंदर जिस भी पेशेंट को जो भी ड्रग दी जा रही है वो एक ही जगह पर रखी जा रही है। ठीक है, एंड डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है जैसे हमारे पास में अलग अलग फ्लोर है ना, तो हर एक फ्लोर पर एक जगह पर क्या है कि दवाइयाँ स्टोर करी जा रही हैं एंड जब ज़रूरत पड़ रही है तो पेशेंट को वह एडमिनिस्टर करी जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज वाला सिस्टम जो है ये ऐसे हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है जिसके अंदर हमारे पास में कुछ अलग अलग ज़्यादा फ्लोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रलाइज्ड वाला वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लोर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में ये दो तरह का जो है वो हो जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास में इसके एडवांटेजेस क्या होंगे इस मैथड के, तो पहला एडवांटेज ये आता है कि पेशेंट जो है, ठीक है, उन्हें इम्प्रूव्ड सर्विसेज जो है वो मिलती है, क्योंकि उन्हें क्या है कि प्रॉपर जो डोज उन्हें लेना है वही डोज उनको दिया जाता है। वो अलग से पैक्ड रहता है, तो डोज जो है वो ऊपर नीचे होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। एग्जैक्ट टाइम पे जो है दवाई उनको मिल जाती है। ठीक है, दूसरा ये आता है मोर टाइम टू नर्सेज, मतलब फार्मासिस्ट जो है वो दवाई को डोज के रूप में पैक करके दे रहे हैं, तो नर्स जो है वो डायरेक्टली उस दवाई को एडमिनिस्टर कर दे रही हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्टर कर दिया उन्होंने, तो उससे क्या हुआ कि उन्हें टाइम जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है दूसरे पेशेंट का ध्यान रखने के लिए। नेक्स्ट, मेडिकेशन एरर जो है वो यहाँ पर कम रहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो डोज है वो फार्मासिस्ट के द्वारा ही पैकेट्स के अंदर पैक करा जा रहा है। ठीक है, देन वेस्टेज ऑफ ड्रग जो है वो भी इसके अंदर कम होता है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, अब यूनिट डोज अलग अलग डोज जो है वो प्रिपेयर करे जा रहे हैं, तो पेशेंट के लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, देन इसके बाद में ये वाला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड मैन पावर इसके अंदर ज़्यादा लगती है, क्योंकि यूनिट डोज मतलब एक बार में जितनी दवाई देंगे उसको हम अलग अलग करके पैक करें, तो उससे ज़्यादा मेहनत जो है लोगों की लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चार मैथड्स, चार सिस्टम हो गए जिसकी मदद से हम लोग इन पेशेंट मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिटेड है उन्हें ड्रग देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला इंडिविजुअल प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन और पेशेंट को या उसकी फैमिली को दे दिया गया एंड वो जाकर के दवाई जो है वो लेकर के आ गए। ठीक है, दूसरा कंप्लीट फ्लोर या वार्ड स्टॉक सिस्टम, इसके अंदर हर एक फ्लोर पे क्या होता है कि एक नर्सिंग स्टेशन होता है जहाँ पर जो भी पेशेंट्स को दवाइयाँ देनी है वो एक जगह पर रखी जाती हैं। थर्ड आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, तो इसके अंदर इससे पहले वाले दोनों मेथड्स को यूज़ करा जाता है, बट मेनली ये करा जाता है कि पेशेंट या उनकी फैमिली को प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है एंड देन वो दवाई लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ कुछ जो कॉमनली यूज ड्रग्स होते हैं वो वहाँ पर हर एक फ्लोर पे उनका स्टॉक भी मेंटेन रहता है। देन आता है यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, इसके अंदर सिंपली जैसे एक बार में एक टैबलेट, एक कैप्सूल एंड 10 ml सिरप लेनी है तो उसे एक जगह पैक करके एंड ऐसे यूनिट डोज को अलग अलग एक साथ पैक करके जितने डोज देने हैं वो पैक करके दे दिए जाते हैं एंड फिर टाइम टू टाइम जो है दवाई पेशेंट तक पहुंच जाती है। अब सेकेंड हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो है डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स टू एम्बुलेटरी पेशेंट्स। एम्बुलेटरी पेशेंट्स या फिर आउटडोर पेशेंट्स जो होते हैं उनको दवाइयाँ जो है वो किस तरीके से दी जाती हैं। ठीक है, तो आउट पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट सिंपली ऐसे होते हैं जो क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड नहीं होते, वो आते हैं, ठीक है, अपनी दिक्कत बताते हैं, उस हिसाब से डॉक्टर जो उन्हें डायग्नोस करता है, उसके बाद में उन्हें दवाई लिख के देता है, वो फार्मेसी से दवाई लेकर के जो है वापस अपने घर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले पेशेंट जो है वो ओपीडी के अंदर आया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन काउंटर पे वो गए एंड वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन उनका हो गया, उसके बाद में उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया उनके सिम्टम्स के बेसिस पर। ठीक है, अब क्या होता है कि रजिस्टर्ड अगर वो हो गए तो जब वो दोबारा आएंगे ना तो उनकी केस फाइल जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वहाँ पर रहता है, तो वो इस हिसाब से जो है आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है, अब वो मेडिकल डिपार्टमेंट में अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चले गए, उसके बाद में उन्हें डायग्नोस करा जाएगा। ठीक है, फिजिशियन जो है वो उन्हें डायग्नोस करेंगे, देखेंगे कि उनकी दिक्कत क्या है, उसके बाद में उन्हें वो प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पेशेंट का साफ साफ नाम लिखा होगा, उनकी एज, उनका सेक्स, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उनकी बीमारी क्या है एंड दवाई लेने का शेड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेंशन रहती है। ठीक है, अब पेशेंट जो है वो फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन लेकर के फार्मासिस्ट को देते हैं। फार्मासिस्ट जो है वो बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या दवाई उन्हें प्रिस्क्राइब करी गई है, किसी तरह का एरर जो है उनको नहीं करना होता। साथ साथ एक ये वाली चीज़ और होती है कि फार्मासिस्ट को जब प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो उन्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं करने होते, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं अपने एक्सप्रेशन चेंज कर दे तो उससे पेशेंट को थोड़ा ऐसे डाउट आ जाता है कि ऐसी भी क्या दवाई दे दी जो ये ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे, तो इस वजह से पेशेंट को बिल्कुल कोई अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं करने होते। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो थोड़ी देर के लिए वेट करता है। ठीक है, अब
फार्मासिस्ट का काम क्या रहता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को सबसे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे कौन कौन सी दवाई जो है वो दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद में वो टोकन नंबर जो उन्होंने पेशेंट को दिया गया उसे चेक करके एंड करेक्ट पेशेंट को ही दवाई दे, ये भी उनका काम जो है वो रहता है। इसके बाद में अगर फार्मासिस्ट जो है उन्हें प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो फिजिशियन से उसी टाइम बात करें, अपने डाउट को क्लियर करें, उसके बाद में ही दवाइयाँ जो हैं वो दें, ठीक है। उसके बाद में फार्मासिस्ट जो है सारे के सारे इंग्रेडिएंट को चेक करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में प्रिपेयर करते हैं मेडिसिन को, ठीक है। अब फार्मासिस्ट जो है वो कंपाउंडेड ड्रग को जो लेबल के अंदर कंटेनर के अंदर फिल करेंगे उसे प्रॉपरली लेबल भी करना, उसमें पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डायरेक्शंस फॉर यूज़ क्या है, एंड ड्रग को स्टोर, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि ठंडी जगह पर रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, वो सारी स्टोरेज जो कंडीशंस है वो उन्हें बतानी होगी, ठीक है। अब इसके बाद में फार्मासिस्ट जो उन्हें अकाउंटिंग के लिए अलग से रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना होता है, ठीक है। मिक्सचर जो होते हैं जैसे ऑइंटमेंट, लोशन, पाउडर, इन्हें रिकॉर्ड नहीं करना होता, और जो कॉस्टली ड्रग होते हैं जैसे इंजेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, इनके रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में फार्मासिस्ट क्या करेंगे कि पेशेंट को उनका प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, दवाइयाँ दे देंगे एंड साथ साथ बता देंगे दवाइयाँ किस टाइम लेनी है, किस तरीके से लेनी है, ठीक है। देन इसके बाद में अगर कोई ऐसी ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब करी गई है जो कि शेड्यूल जी, एच या फिर एक्स के अंदर आती है, तो उन्हें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही उनसे डील करना होगा। एंड अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर सबसे पहले उन्हीं को दवाई जो है वो देनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। कंट्रोल ड्रग्स सिंपली ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें रेगुलेट करना, जिनके ऊपर सारी की सारी रेगुलेशंस लगती हैं, उन्हें प्रॉपरली रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाली जो दवाइयाँ हैं ना, इनका कहीं ना कहीं मिसयूज़ या एब्यूज़ के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लोग जो है वो मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास में अफीम डेरिवेटिव्स आते हैं, मॉर्फिन आते हैं, पैथिडीन आते हैं, ठीक है। ये वाली ड्रग्स जो होती है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अकॉर्डिंग इन्हें कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। एंड इन्हें शेड्यूल एक्स के अंदर जो है मेंशन करा जाता है। जब हम इन ड्रग्स को मेंटेन कर रहे हैं, इनके स्टॉक को, तो इन दवाइयों को जो है वो ताले के अंदर रखा जाता है जिससे कि इनका किसी भी तरह का मिसयूज़ जो है वो ना हो सके। एंड इनके लिए एक सेपरेट रजिस्टर जो है वो मेंटेन करा जाता है जहाँ पर इनकी सारी सेल परचेज जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में कंट्रोल ड्रग की डिस्पेंसिंग करने के टाइम हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहली तो ये बात आती है कि जो पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल ड्रग्स की हैंडलिंग के लिए, ठीक है। चीफ फार्मासिस्ट जो कि स्टोर को मेंटेन करते हैं ना, उनका काम रहता है कि वो दवाई को अच्छे से डिस्पेंस करें एंड किसी भी तरह से वो दवाई जो है वो मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो प्रिस्क्रिप्शन होता है नार्कोटिक ड्रग्स का, वो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है एंड इसके अंदर कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, पेशेंट का पूरा नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में डेट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर साफ साफ लिखी होनी चाहिए, ड्रग का नाम क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी देनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है, देन प्रिस्क्राइबर जो है उनका सिग्नेचर, देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा एंड डोज क्या रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का, ये प्रॉपर ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अगर जो वो नार्कोटिक ड्रग है वो हमारे वार्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस वार्ड से एक न्यू प्रिस्क्रिप्शन जो है वो बनाया जाता है जिससे कि जो मेन हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ पर जाकर के उस प्रिस्क्रिप्शन को दिखाया जा सके एंड वहाँ से दवाई जो है वो ली जा सके, ठीक है। अब जो नार्कोटिक ड्रग्स होती है इनकी डिलीवरी जो है वो रिलायबल लोगों के द्वारा ही करवानी होती है जिससे कि दवाई जो है वो मिसप्लेस ना हो, ठीक है। देन जो चार्जेस होते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के, वो जो है हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ जो भी हैं उसके बेसिस पर ही उसके चार्जेस जो है वो होने चाहिए, ठीक है। अब डिस्पेंसिंग हो गई, मतलब दवाई जो है वो नर्स तक पहुंच गई, उसके बाद में नर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दवाई को तरीके से एडमिनिस्टर करे पेशेंट को, ठीक है। एंड काउंटिंग वगैरह करे कि कौन सी दवाई उन्होंने किस किस को दी, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करके रखे। अब जब नर्स जो है वो दवाई पेशेंट को देने के लिए जा रही हैं, ठीक है, तो या तो पेशेंट ने रेफ्यूज़ कर दिया कि नहीं मुझे ये दवाई नहीं लेनी है, या फिर डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया, तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो नर्स को मेंटेन करना होता है। मतलब उस पर साफ साफ लिखना होता है कि रिफ्यूज़ड बाय पेशेंट या फिर ऑर्डर कैंसल्ड बाय डॉक्टर, ठीक है। देन उसके बाद में उन्हें ड्रग को सिंक के अंदर डाल करके कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है। एंड जो भी दवाई जो है वो वेस्ट हुई है या उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है या फिर किसी भी तरह का कंटामिनेशन हो गया, उसके भी प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो उनको मेंटेन करके रखने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल ड्रग्स की डिस्पेंसिंग होती है। तो यहाँ पर हम लोग ने सिंपली टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीनों की तीनों टाइप्स जो है इनको डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है चार्जिंग पॉलिसी। ये चार्जिंग पॉलिसी का सिंपली मतलब है कि जितनी भी ड्रग्स हॉस्पिटल के अंदर दी जा रही हैं, ठीक है, उनका प्राइस जो है वो किस हिसाब से डिसाइड होगा।
तो एक यूनिफॉर्म चार्जिंग पॉलिसी जो है ड्रग्स के लिए वो अप्लाई होनी चाहिए हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल का फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है, मतलब हॉस्पिटल भी लॉस में ना जाए एंड पेशेंट से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो नहीं लिया जाए, इस हिसाब से जो है दवाई के प्राइसेस रखे जाते हैं। ठीक है, कहीं से भी किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो अब अलग अलग चार्जिंग पॉलिसीज़ जो हैं हॉस्पिटल के अंदर जो रहती है, वो हमारे पास में टोटल यहाँ पर 7 चार्जिंग पॉलिसीज़ है, जिसके बेसिस पर पेशेंट से दवाइयों के चार्ज जो हैं वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड या सबसे पहला सिस्टम जिसके बेसिस पे हम लोग पेशेंट से चार्ज कर सकते हैं, मतलब वो हॉस्पिटल में रह रहे हैं उसका भी चार्ज होता है एंड दवाइयों का भी चार्ज होता है। तो हमारे पास में सबसे पहला सिस्टम आता है पर डीएम ड्रग चार्ज और ऑल इंक्लूसिव और नो स्पेशल रेट। ठीक है, पर डीएम ड्रग चार्ज और ऑल इंक्लूसिव और नो स्पेशल रेट। इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 250 पेशेंट्स जो हैं उनके चार्जेस क्या लग रहे हैं उसे प्रॉपरली स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में एवरेज डेली चार्ज जो है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल सर्विसेज का उसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे चार्ज जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली 250 पेशेंट्स जो है उनके क्या चार्जेस लग रहे हैं उसे प्रॉपरली स्टडी करते हैं, उससे एवरेज डेली चार्ज जो है पेशेंट का वो निकालते हैं एंड उसके बेसिस पे जो है चार्ज डिसाइड करते हैं। अब सेकेंड हमारे पास में आता है प्रोफेशनल फ़ी कॉन्सेप्ट। प्रोफेशनल फ़ी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या होता है कि जो चार्ज पेशेंट से लिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उन्हें इंक्लूड करा जाता है। जैसे कि कोई भी ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं वो भी कंपेंसेशन हो गया, वो भी सारी की सारी चीज़ों के कॉस्ट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है, डायरेक्टली ड्रग्स या कंटेनर्स जो है उनके चार्जेस नहीं लिए जाते, बल्कि क्या होता है जितने भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है हॉस्पिटल जो है उसके जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, फार्मेसी के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, सब कुछ मिला करके जो है वो एक साथ ही चार्ज करा जाता है। तो वो होता है प्रोफेशनल फी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है ब्रेक इवन पॉइंट प्राइसिंग। ब्रेक इवन पॉइंट प्राइसिंग, इसके अंदर क्या होता है कि कॉस्ट जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है कि ना तो हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, किसी तरह का लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो हैं वो सारे फिक्स्ड एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उन सब के लिए चार्ज करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं, मेंटेनेंस के अंदर, हाउस कीपिंग के अंदर, या फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, उन सब के एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके जो है ये चार्जिंग करी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट कॉस्ट क्या आ रही है, हाउस कीपिंग की ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ रही है, उन सबको ऐड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसे डिवाइड करा जाता है कितने नंबर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फिल हुए हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर पेशेंट से जो है चार्ज लिया जाता है। नेक्स्ट आता है पार्ट इंक्लूसिव रेट। पार्ट इंक्लूसिव रेट, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी ड्रग्स जो होती हैं जो कि फ्री या फिर सप्लाइड लिस्ट के अंदर नहीं होती, उन सारी की सारी दवाइयों के चार्जेस लिए जाते हैं। जिसके अंदर फार्मेसी सर्विस चार्ज जो है उसे भी इम्प्लीमेंट करा जाता है, उसे भी इंक्लूड करा जाता है एंड देन पेशेंट से चार्ज जो है वो करा जाता है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्लस रेट सिस्टम। कॉस्ट प्लस रेट सिस्टम जो है इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ करा जाता है जिसके बेसिस पर जो एडिशनल चार्ज है वो देखा जाता है। कैसे कि डिज़ायर्ड इनकम क्या है ड्रग से, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इससे हमारे पास में क्या आता है कि परसेंटेज अबव कॉस्ट टू बी चार्ज फॉर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जितने दवाइयों के चार्ज आ रहे हैं उसके ऊपर हमें कितना चार्ज और करना है पेशेंट से, वो चीज़ यहाँ से हमारे पास में निकल जाती है। ठीक है, इस वाले सिस्टम से हमारे पास क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बजट वगैरह मेंटेन करा जाता है एंड एंड में सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाती है, तो उसके अंदर कॉस्ट के अंदर जो भी फ्लक्चुएशन आता है या फिर करेंसी वैल्यू के अंदर जो भी डिफरेंस आता है या फिर जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब जो है इसके अंदर कवर हो जाती है। इस वाले सिस्टम के अंदर हॉस्पिटल एंड पेशेंट्स दोनों को जो है बराबर प्रॉफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लिया जाता है, हॉस्पिटल जो है उसको भी ज़्यादा लॉस नहीं होता। इस तरह का ये वाला सिस्टम जो है वो रहता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एस्पेक्ट। प्रॉफिट एस्पेक्ट, इस वाले सिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है ना वो कैलकुलेट करा जाता है। एक तो एक फिक्स्ड फीस रखी जाती है हर एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है, कि मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन है तो उन्हें इस अमाउंट की फ़ीस जो है वो तो देनी पड़ेगी। दूसरा, जो ब्रेक इवन पॉइंट फिगर था, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, हाउस कीपिंग के अंदर, वो सारी चीज़ें जो है उसका भी परसेंटेज निकाल करके उसे भी ऐड कर दिया जाता है। तो ये होता है प्रॉफिट एस्पेक्ट वाला सिस्टम। लास्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है कंप्यूटराइज्ड प्राइसिंग, जो कि आज की डेट में यही वाला मेथड जो है मोस्ट ऑफ द जगह पर
हॉस्पिटल्स के अंदर यही मेथड जो है वो यूज़ करा जाता है। ये सिस्टम बिल्कुल एकदम फेयर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें एंटर करनी होती है कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहला पेशेंट का नंबर, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन नंबर, डोज फैक्टर, देन टोटल नंबर ऑफ डोजेज जो डिस्पेंस करे गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर एंटर कर दी जाती है। उसके बाद में ये सारी चीज़ों का चार्ज जो है वो तो कैलकुलेट हो ही जाता है, साथ में जो भी एडिशनल चार्जेस होते हैं हॉस्पिटल के वो भी इसी के अंदर ऐड हो जाते हैं। टोटल बिल जो है हमारे पास में लास्ट में बन करके आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल 7 सिस्टम्स या 7 अलग अलग मेथड्स जो है चार्जिंग पॉलिसी के जो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। तो यहाँ पर लेबलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम ड्रग के ऊपर जो लेबल बना करके लगाते हैं वो वाली लेबलिंग नहीं है। इसके अंदर जैसे किसी एक पेशेंट को ये वाली दवाई देनी है, ठीक है, तो वो दवाई को एक किसी चीज़ के अंदर डाल दिया गया, उसके ऊपर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, वो वाली लेबलिंग जो है उससे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या होता है कि जैसे दवाई है, जैसे हमने अलग अलग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पढ़े हैं, ठीक है। तो जिस भी तरीके से ड्रग जो है वो पेशेंट तक पहुंचाई जा रही है तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है। स्मॉल एंड लार्ज हॉस्पिटल्स दोनों के अंदर ये वाला सिस्टम जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले ये आता है कि जो दवाई पेशेंट तक पहुंचानी है उसके लेबल पे क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखनी होती है। तो सबसे पहला आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट का नाम एंड उसका एड्रेस। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, सप्लायर जो है उस दवाई का उसका नाम और उसका एड्रेस। देन डेट क्या है सप्लाई का, वो चीज़ यहाँ पर आती है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कुछ मतलब कंटेनर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आएगी। सबसे पहले तो नेम क्या है दवाई का, उसके बाद में स्ट्रेंथ क्या है दवाई की, उसके बाद में क्वांटिटी क्या है कंटेनर के अंदर दवाई की, ठीक है। उसके बाद में डोजेज फॉर्म कौन सा है, उसका बैच नंबर कौन सा है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर लिखी रहती है। देन स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी दवाई की, एंड शेल्फ लाइफ क्या है उसकी, उसके बेसिस पे मतलब उसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर के अंदर उसे स्टोर करना है, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, लाइफ कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। देन डायरेक्शंस फॉर यूज़ क्या है, जैसे बॉटल को शेक करना है यूज़ करने के पहले, या फिर दवाई टैबलेट कैप्सूल जो उसे पानी के साथ लेना है, ये सारी चीज़ें जो है उस लेबल के ऊपर मेंशन रहती है, ठीक है। ये वो लेबल नहीं है जैसे पैरासीटामॉल के टैबलेट के पीछे जो लेबल लगा आता है वो लेबल ये नहीं होता। ये वाली लेबलिंग जो है मतलब हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट से लेकर के दवाई जो है वो पेशेंट तक पहुंच रही है तो उस टाइम के लिए उसके ऊपर एक लेबल लिखा रहता है, उसके ऊपर जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। अब कुछ कॉशनरी एंड एडवाइजरी लेबल्स भी होते हैं, जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ही यूज़ करनी है तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कॉशन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। देन ड्राउजीनेस वार्निंग, जैसे कभी कभी जैसे डॉक्टर या फार्मासिस्ट हम लोग को दवाई देते हैं तो ये बोलते हैं कि दवाई को लेने के बाद में स्कूटी नहीं चलानी है, तो उनका यही मतलब होता है कि इस दवाई को लेने से हमें थोड़े बहुत चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारा सर जो है वो हमें ऐसा भारी भारी सा फील हो सकता है, तो इस वजह से हमें उसे दवाई को लेने के बाद में स्कूटी जो है वो नहीं चलानी होती। तो इस तरह की वार्निंग जो है वो साफ साफ उस पर लिखी हो, ठीक है। अब दवाई जो है उसका कुछ फूड के साथ या कुछ पीने की चीज़ के साथ या फिर किसी दूसरी दवाई के साथ किसी भी तरह का कोई भी इंटरेक्शन है तो वो चीज़ पहले से पता होनी चाहिए। देन कुछ स्पेशल मैथड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कुछ दवाइयाँ होती है मतलब मोस्ट ऑफ द दवाई तो वही होती है कि हमें पानी के साथ सीधे सीधे सटकनी होती है, कुछ होती है जो हमें चबानी होती है, कुछ होती है जिसे जीभ के नीचे रखना होता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स जो होती हैं। तो जो स्पेशल मैथड्स है एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी साफ साफ बताना चाहिए या फिर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। देन कॉशंस इन यूज़ करते टाइम, जैसे अगर हमने कोई दवाई टॉपिकली मतलब अपनी स्किन पे अप्लाई करी है, ठीक है, तो उस टाइम हमें सनलाइट में नहीं जाना ऐसा, या फिर दवाई को फ्लेम से डायरेक्ट कहीं पे आग जल रही है तो उससे दूर रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो सारे वहाँ पर हमें प्रॉपरली बताने चाहिए। तो ये हमारी हो गई लेबलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट का जो सबसे पहला वाला टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन अ हॉस्पिटल, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।